नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि बम का धमाका। धमाका तो हुआ है और बम का हुआ है, बम ने ही किया है। हम बात कर रहे हैं अक्षय कांति बम, इंदौर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी, वर्तमान में तो नहीं रहे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले इंदौर में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इस घटना के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। अक्षय बम ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली, ज्वाइन कर ली है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले इंदौर में बड़ा और अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस लिया और उसके बाद कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार मोती सिंह पटेल का फॉर्म भी निरस्त हो गया है। इसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। जिस तरह से विधायक रमेश मेंदोला के साथ अक्षय बम फॉर्म वापस लेने आए थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को शक है कि बम ने फॉर्म भरते समय जानबूझकर गलती की। उन्होंने फॉर्म में स्वतंत्र उम्मीदवार लिखा था। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पहले ही अंदेशा था कि इंदौर सीट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि रविवार 28 अप्रैल को अक्षय बम चंदन नगर क्षेत्र में पहुंचे थे और वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम प्राणघातक हमले के मामले में फंसे हुए हैं। जिला न्यायालय ने 17 साल पुराने एक मामले में अक्षय बम पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी है। अब तक प्रकरण में सिर्फ धारा 323, 506, 147, 148 और 149 ही लगी थी। कोर्ट ने अक्षय और उनके पिता कांति बम को 10 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा है। फरियादी यूनुस पटेल के वकील मुकेश देवल ने बताया कि मामला कनाडिया क्षेत्र की जमीन का है। यह जमीन फरियादी की थी। अक्षय बम, कांति बम और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने 2007 में इस जमीन का सौदा 50 लाख रुपए में करते हुए एक अनुबंध किया था। बाद में आरोपियों ने चेक देकर इस जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन चेक बाउंस हो गया। पुलिस ने इस मामले में मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। एडवोकेट देवल के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रकरण को अगली कार्रवाई के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया था। आरोपितों ने 10 मई को उन्हीं के समक्ष उपस्थित होना था। कांग्रेस के पास क्या अब कोई विकल्प बचा है? इंदौर संसदीय सीट पर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। ऐसे में क्या कांग्रेस किसी निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी? क्योंकि जो खजुराहो सीट पर हुआ लगभग वैसा ही, और सूरत की बात भी कही जा रही है कि क्या, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है ये तमाम घटनाक्रम जो हुआ है कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में, रमेश मेंदोला की उपस्थिति में। इसकी स्क्रिप्ट कब लिखी गई और इस पटकथा के सूत्रधार कौन थे, इसके निर्देशक कौन थे, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। कांग्रेस प्रवक्ता रवि परमार जी हमारे साथ हैं। रवि परमार जी, आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी हैं। आदित्य नारायण जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले रवि परमार जी, आपके पास आना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि इंदौर में बम के धमाके से कांग्रेस झुलस गई। कितनी पीड़ा हो रही है, या इस घटनाक्रम पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। जिस तरह से वहां पर प्रत्याशी को दबाया गया, अभी तक उस प्रत्याशी से किसी भी कांग्रेसी या किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या उनके समर्थकों को बात करने नहीं दिया गया। जिस तरह से आपने बताया कि एक 17 साल पुराने मामले में 307 की धारा बढ़ा दी गई, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस चुनाव में, चलते चुनाव में प्रेशर बनाए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करवाया गया। वहीं जो हमारे प्रत्याशी थे, उनके कई कॉलेजेस थे, उन कॉलेजों पर भी प्रशासन ने 2-3 दिन पहले जाकर जांच की थी, जिससे कि उनको पूरी तरह से दबाव बनाया गया कि अगर आप आपका नामांकन वापस नहीं लेंगे। और पूरी तरह से देखिए, एक अपहरण की तरह पूरा मामला किया गया। इस तरह से उनको गाड़ी में कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा और विधायक
मेंदोला द्वारा ले जाकर वहां पर किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से प्रत्याशी को एक घेरे में ले जाकर नामांकन वापस करवाया गया। क्या अगर नामांकन उनको वापस लेना था तो वो स्वयं जा सकते थे? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और भारतीय जनता पार्टी अगर डरी हुई नहीं है तो फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों खेल रही है? भारतीय जनता पार्टी को बीच चुनाव में ये जरूरत क्यों पड़ी कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को दबाव बनाकर उनको शामिल करवाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी में? तो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, भयभीत है। और जिस तरह से जनता का नाराजगी दिख रही है, आपने 2 लोकसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में 2 चरणों में, उन 2 चरणों में 12 सीटों पे आपने देखा कि ठीक है रवि परमार जी, वापस आता हूँ। आपने एक आरोप लगाया है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आ रहा हूँ, आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और उन्होंने यहां तक कहा है कि अक्षय बम का अपहरण किया गया। नमस्ते सूरज जी आपको। डॉक्टर व्यास जी नमस्कार। देखिए, जिस तरह से ये बात करी जा रही है, मुझे लगता है कि इनको पूरे घटनाक्रम से संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए कि पिछले विधानसभा चुनाव में अक्षय कांति बम जी को चुनाव लड़ने का कहा गया, उसके बाद में उन्होंने कार्यालय खोल लिया, उसके बाद में जो अपनी समाज के वरिष्ठों को बुला लिया, इनॉग्रेशन हो गया, उन्होंने जो है जन समर्थन के साथ में उन्होंने प्रचार प्रारंभ कर दिया और उसके बाद में उनका टिकट काट दिया गया। वो कार्यालय आज भी दशहरा मैदान के सामने स्थित है। तो उसके बाद में उनके हृदय में जो पीड़ा हुई थी और जो आघात हुआ था, उसको जो है जीतू पटवारी जी ने यहाँ पर मैनेज करने का प्रयास करा, लेकिन कांग्रेस के जो बाकी नेता थे वो उस मैनेजमेंट के खिलाफ थे, क्योंकि पूर्व में आरोप लगाया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह साहब ने अक्षय कांति बम का टिकट काट के जो है कुछ लेन देन करके किसी और प्रत्याशी को दे दिया और उसके बाद में जीतू पटवारी जी द्वारा कांग्रेस के किसी नेताओं से बिना बात करे अक्षय कांति बम का टिकट घोषित कर देना और उसके बाद में निरंतर तब से ही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अक्षय कांति बम पे प्रहार करना और उसके बाद उनका उनसे विमुक्त हो जाना। तो यह पूरा घटनाक्रम एक साथ में जब देखा जाएगा तो कांग्रेस की आंतरिक फूट के कारण जो है वो वहां से बाहर निकले। आप देखिए, जब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपस में ही पेजम जूतम पेश करने लगे, वहां पर गाली गलौज के वीडियोस प्रसारित हुए। उसके बाद में जब उन्होंने जो है पार्षदों को बुलाया मीटिंग करने के लिए तो आधे पार्षद नदारद, जब उन्होंने नगर बॉडी को बुलाया तो आधी नगर बॉडी नदारद। तो उसके बाद में वो कार्यकर्ता क्या करेगा जो चुनाव लड़ने जा रहा है? और उसके पूर्व में लगभग 7 से 8 बार इस अजय सीट पर जीतू पटवारी जी स्वयं लड़ने के लिए जो है उपयुक्त अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। वहीं वो एक बलि का बकरा बनाने के लिए अक्षय कांति बम को डाल देते हैं। दूसरा जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, तो निश्चित रूप से जो फॉर्म में भरा जाएगा उसकी जानकारी तो ली जाएगी चुनाव आयोग द्वारा और ये एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। और जब भी आचार संहिता लगती है तो सभी को पता है कि पुराने अपराध खुलते हैं आचार संहिता के अंदर, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो। तो एक रूटीन प्रक्रिया के तहत अगर कोई किसी व्यक्ति की जांच की जाती है तो ये अलोकतांत्रिक कैसे हो जाती है? अब अलोकतांत्रिक तो ये भी हो। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। आपने कहा कि खुद जीतू पटवारी को जब कहा गया उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अजय सीट है इसलिए वहां से लड़ने तैयार नहीं थे और अक्षय बम को बलि का बकरा बनाया गया और खुद कांग्रेस के लोग उनके सपोर्ट में नहीं थे। हेमंत जोशी जी, क्या इंदौर लोकसभा सीट पर अक्षय कांति बम कांग्रेस के लिए बलि का बकरा थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस ने उनको बरोबर सपोर्ट किया, कांग्रेस ने हरदम उसके साथ में थी। ये सिर्फ अक्षय बम जो है मतलब अपने आप को यूज करके और चले गए, इसमें कुछ भी नहीं है। उनका जो कॉलेज था वो अल्पसंख्यक कॉलेज है, उसके ऊपर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में स्कॉलरशिप की याचिका चल रही है। ये पुराने मामले में 307 वाले मामले में नया किया गया। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती राजनीतिक पार्टियों की है, जो उनके अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो संघर्ष में साथ देते हैं, जो विपक्षी पार्टियों से विरोध करते हैं, जेल जाते, उनको छोड़कर पैसे वालों को देने का परिणाम यही होता है। ये सोचना चाहिए कि जो आपका जमीनी कार्यकर्ता है उसको क्यों नहीं मिला। इसमें वहां पे इंदौर में 2-3 थे, एक देवेंद्र यादव करके थे जो ऑलरेडी लड़ने की कोशिश कर रहे थे पर उनको टिकट नहीं दिया, सिर्फ पैसे वालों के लिए। आप पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे चन्नी, उसको सिर्फ एक मोबाइल सुधारने वाले ने, बहुत छोटे मोबाइल सुधारने वाले ने हराया था। आपके भोपाल में जो पुल बोगदा में पंचर की दुकान है देशमुख साहब की, उनका बच्चा 2 बार से आम आदमी पार्टी का विधायक है दिल्ली में। वो भी बहुत छोटे से लेवल के लोग हैं जिन्होंने काम किया पार्टी के लिए, उनको दे। बड़े बड़े ये पैसे वालों को देने से क्या मिलता है?
आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के गठबंधन का हिस्सा है और उनके टिकट वितरण पर आप खुद सवाल उठा रहे हैं। वापस आता हूं आपके पास में कि पैसे वालों को टिकट दिया। एक मिनट सर, एक मिनट और बता रहा हूं। कलेक्टर ऑफिस में एक धरना चल रहा है। हाँ। इसमें एक पूर्व वायु सैनिक ने चुनाव मतलब नामांकन भरा था। हाँ। लेकिन उसका नामांकन बिगर उसके साइन किए हुए और उसका रद्द कर दिया गया, नाम वापसी का बोर्ड पे लगा दिया गया। वो वायु सैनिक आज धरने पे बैठा है। ये लोकतंत्र की कौन सी मिसाइल पेश की जा रही है? ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संसदीय क्षेत्र से लगभग 23 लोगों ने जो है नामांकन भरा है। 3 लोगों का निरस्त हुआ है। अभी भी 20 लोगों ने जिन्होंने सही नामांकन भरा है, सही फॉर्म भरा है, वो मैदान में है। अगर किसी ने त्रुटि करी है और उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिए तो निश्चित रूप से भाई साहब ये नाम वापस लेने का दिन था। आज नाम वापस लिए गए, उसमें उनका नाम है। एक दिलीप ठाकर और धर्मेंद्र सिंह जाला दोनों धरने पे बैठे हैं और वायु सैनिक है। कितने लोग लड़ रहे हैं बताने का कष्ट करेंगे। 14 लोग लड़ रहे हैं, 9 लोगों का उनको 14 लोगों का नाम रिजेक्ट किया गया जिन्होंने वापस किया। बताइए ना, जवाब दीजिए। 14 लोगों का फॉर्म क्यों नहीं लिया? ये आपके जो संकुचित मानसिकता और संकुचित पॉलिटिक्स है, इसके कारण समस्या आ रही। अगर व्यक्ति गलत करेगा, वायु सैनिक जिसने देश के लिए अपना वर्चस्व सब कुछ त्याग कर दिया, एक वायु सैनिक चुनाव नहीं लड़ सकता, ये कौन सी बात हुई? वो कह रहे हैं मैंने साइन नहीं किया, बिगर साइन किया, उसका नाम कैसे वापस? ठीक है। तो मोबाइल में बात करते हुए बाहर चले जाती है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जोशी जी आपके पास वापस आता हूं। रवि परमार जी, बड़ी बात है, हेमंत जोशी जी ने सवाल उठाया है कि आपने कांग्रेस ने जो टिकट दिया था वही सही व्यक्ति को नहीं दिया था। देखिए, निश्चित तौर पर टिकट देने के पहले सारी चीजें पर्यवेक्षकों द्वारा चेक की जाती है और परखा जाता है। सारी चीजें पर्यवेक्षक आते हैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व से। हाँ। और वो पूरा कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखते हैं और सारी चीजों को देखने परखने के बाद ही हाँ। टिकट का वितरण होता है। हाँ। क्योंकि सारी चीजों इतना बड़ा संगठन है कांग्रेस पार्टी का। हाँ। और पूरे देश में स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि टिकट किसको देना है। सीधा आरोप लगाया हेमंत जोशी जी। हेमंत जोशी ने साफ कहा कि पैसे वाला देख करके टिकट दिया। मैंने ये जो आम कार्यकर्ता था, गरीब मजदूर साहब, उसको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने नाम भी बताए हैं, देवेंद्र जी का नाम बताया है कि उनको टिकट नहीं दिया जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। पैसे वाला देख करके अक्षय बम को टिकट दिया। 2-3 थे, मोती सिंह पटेल भी थे। मैंने ये नहीं बोला कि पार्टी ने गलत करा। लड़ने के लिए योग्य होगा उसको ही चुना जाएगा। उस समय अक्षय बम जी योग्य थे, इसलिए उनको चुना गया। आज आती यहाँ पे जिस तरह से आज का पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं थी प्रत्याशी की। पूरी तरह से प्रत्याशी के परिवार पर और उनके ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया गया। आज 13 साल वाले केस में क्यों आवेदन लगा दिया 3 दिन पहले और धारा बढ़ गई? तो ये पूरा समझना पड़ेगा कि ये तो न्यायालय का मामला है। ये तो न्यायालय का मामला है। लोकतंत्र का आप न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा रवि परमार जी, आप न्यायालयीन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 307 के आरोपी को फिर भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कैसे कर लिया? एक हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आप उन्हें हत्यारा कह रहे हैं? रवि परमार जी, धारा 307 हत्या की नहीं होती है। धारा 307 हत्या की धारा नहीं होती, आप उन्हें हत्यारा कह रहे हैं? तो आप कैसे शामिल कर सकते हैं? किसी का अगर आपराधिक प्रकरण है तो आपने शामिल कर लिया अपनी पार्टी में दबाव बनाकर। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वापस आऊंगा, लेकिन अभी आना चाहूंगा आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास। रवि परमार जी, वापस आता हूं आपके पास में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इस घटनाक्रम पर आप अपनी टिप्पणी रखें। दूसरा बात जो कहा जा रहा है कि जैसे कि खुद हेमंत जोशी जी कह रहे हैं कि वहां और भी प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, दावेदार थे, उनको दरकिनार करके अक्षय बम को दिया गया। दूसरी बात, सियासी गलियारों में चर्चा है कि जीतू पटवारी को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। तीसरी बात, अभी जैसा रवि परमार जी कह रहे हैं कि यदि उनके ऊपर धारा बढ़ाएगी तो बीजेपी ने कैसे ले लिया वो हत्या? हालांकि हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ है, 307 की लगी है, जिससे कि हत्या के प्रयास का मामला कहा जाता है। तो वो अब आप लगा रहे कि यदि उनके ऊपर ऐसा आरोप है तो बीजेपी में कैसे शामिल हो गए? क्योंकि कांग्रेस के तो कई प्रत्याशी हैं पूरे देश में, हमारे पास विज्ञापन उनके आए हैं जहां आपराधिक प्रकरणों का मामला दर्ज किया गया है कि भाई उनके ऊपर कौन कौन से मामले दर्ज हैं, तो वो तो चुनाव लड़ सकते हैं फिर। बिल्कुल सही बात है। कुल मिला के ये जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है, खजुराहो में हुआ, सूरत में हुआ, अब ये इंदौर में हुआ, इस सब से धीरे धीरे राजनीति के प्रति जो है आम लोगों की धारणा आम लोगों का जो विचार है वो राजनीति के प्रति जो है निश्चित तौर पर जो है वो अच्छी छवि बनाने वाला नहीं है। और
खास तौर पे मध्य प्रदेश, जहाँ पे राजनीतिक शुचिता का विशेष ध्यान रखा जाता था और पहले कभी इसको युद्ध का मैदान बनने नहीं दिया गया। लेकिन जो आज का घटनाक्रम है, मतलब आज का मतलब ये है कि ये जो दौर है घटनाक्रम का जिस तरीके का, इस दौर में राजनीति के प्रति लोगों का नज़रिया धीरे धीरे अच्छा नहीं हो रहा। लोगों की सोच राजनीति के प्रति बहुत अच्छी नहीं हो रही, इससे राजनीति के प्रति सोच खराब हो रही है और इसीलिए मतदान का प्रतिशत भी गिर रहा है। लोगों को राजनीति के प्रति रुचि नहीं, चुनाव के प्रति रुचि नहीं रही। सही बात तो यह है, मुद्दे कोई भी हो, कांग्रेस केवल बीजेपी के लोगों के ऊपर टिप्पणी करती है, बीजेपी जो है कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर टिप्पणी करती है, पर मुद्दों पर बात बहुत कम होती है। तो लोग अपने मुद्दे खोजते रहते हैं इन लोगों की चर्चा में, लेकिन लोगों को अपने मुद्दे कहीं नजर नहीं आते। एक ये चीज, दूसरी चीज ये है कि जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में जो है जो एक सूत्र में जो पार्टी के लोग बंधे होते हैं जिस चीज से, वो सूत्र का अभाव हो गया। कांग्रेस आपस में, कांग्रेस के लोग जो है एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा। धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि जो लोग कांग्रेस के मुख्य लोग कहे जाते थे वो विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जो है पूरे के पूरे जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा चुके हैं और अब जो है जो नई टीम काम कर रही है उस टीम को उतना समय नहीं बचा कि वो लोगों को जो है पूरी तरह से आपस में एक दूसरे से एक सूत्र में बांध सके। रवि परमार जी ने कहा कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, उन पर दबाव बनाया गया, तब जाके वो कदम उन्होंने उठाया। आपको लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? बिल्कुल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। देखिए क्या है कि ये निश्चित तौर पे सही बात है कि चुनाव के टाइम पर जब चुनाव आयोग का दबदबा रहता है और जो राजनीतिक पार्टियों का कहीं कोई प्रभाव जो है प्रशासन पर नहीं रहता है, तब जो है अपराधियों के ऊपर आपराधिक प्रकरण जो है पुराने खोले जाते हैं और उनको जो है पुलिस अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उन पर जो है कार्रवाई करती है। लेकिन राजनेताओं पर, वो भी 17 साल पुराने प्रकरण में, वो भी प्रत्याशी के ऊपर यदि कार्रवाई होती है तो वो कहीं ना कहीं जो है आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनती है। तो इस तरीके की बातों से बचने की जरूरत है। प्रशासन अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है और क्या कहते हैं, कानून अपना काम करता है। लेकिन कानून को काम करने के लिए 17 साल थे, प्रशासन को काम करने के लिए 17 साल थे, पुलिस को काम करने के लिए 17 साल बहुत थे। केवल ऐन मौका जो है आज पूरे देश में जो है कहीं मुख्यमंत्री बंद है अंदर चुनाव के टाइम पर। जब आम चुनाव होते हैं तो लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये जो राजनीति का जो है एक त्योहार मन रहा है पूरे देश में। और लोगों के अंदर उमंग पैदा होती है। जब इस तरीके के कार्रवाइयां होती हैं तो चुनाव के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े लोगों का जो है संघर्ष है, संघर्ष का दौर है। तो ये चुनाव जैसा नहीं है, चुनाव को उत्सव की तरह मनना चाहिए, ऐसा कहा जाता है और ऐसा कहा जाता था और ऐसा देखा भी गया है। लेकिन अभी जो आज हम जो देख रहे हैं वो जो है वो उत्सव की तरह तो नहीं दिख रहा कहीं से भी, और इसलिए लोगों की रुचि कम होती चली जा रही है। इस पर बहुत गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। मैं किसी पार्टी को अलग से इसके लिए दोषी नहीं मानता, लेकिन धीरे धीरे जो माहौल तनाव का होता चला जा रहा है चुनाव के प्रति, इस माहौल को निश्चित तौर पर बदलना होगा। हमको क्यों पूरी की पूरी सीटें चाहिए? यदि हमको बहुमत मिलता है, हम सरकार चला सकते हैं। हमारे पास में मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। ये लोकतंत्र का जो है अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। इन सब जो है मान्यताओं को क्या हम बदलना चाहते हैं? वो निशानी ही वही है हमारी स्वस्थ लोकतंत्र की और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान ही वही है। इस पर गंभीर चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में यदि उत्सव नहीं है, इसलिए उत्साह की कमी है। यदि उत्सव जैसा होगा तो उत्साह भी बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से हम चर्चा कर रहे, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और अभी बात जो हुई कि यदि इस तरह से टाइमिंग को लेकर के है चीज़ें कि जैसा अभी रवि परमार जी ने भी कहा कि धारा बढ़ाई गई, चुनाव के समय ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो न्यायालयीन व्यवस्था है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय किसी की पाबंदी में नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें उठ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, वो नेता जो कांग्रेस में है, या फिर यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है एक कि क्या
यदि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, जो ज्वाइनिंग टोली है, ज्वाइनिंग टोली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रही है दूसरे दल के नेताओं को, तो क्या उस टोली को या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अक्षय बम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने ज़्यादा दमखम से खड़े थे, या किसी तरह की वहाँ उलटफेर की संभावना थी, इस कारण से ये कदम उठाया गया? देखिए सूरज जी, लगभग 8 चुनावों का आप आकलन निकाल लीजिए। 8 चुनावों है में रिकॉर्ड। हाँ। कांग्रेस ने अपने हर बड़े नेता को आजमा लिया है। हाँ। अगर भय हमारे मध्य में व्याप्त होता तो 8 चुनाव हम कैसे जीतते। दूसरी बात है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम 8 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। हमने जो कार्य किया है, हमने जो विकास कार्य किया है, हमने जो जनता के मध्य में अपनी छवि को प्रस्तुत करा है, उसको इंगित करते हुए हम कहते हैं कि हम निश्चित रूप से 8 लाख वोटों से चुनाव जो है जीतने का कार्य करेंगे। वही अगर मेरे मित्र ये प्रश्न उठा रहे, मेरे मित्र प्रश्न उठा रहे कि हमने अपराधी को जो है ले लिया, तो मेरे मित्र ये मानते हैं क्या कि वो अपराधी है? क्या आवश्यकता पड़ी? चलते चुनाव में कॉलेजों पर क्या दबाव बनाने की आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? धैर्य से सुन लीजिए, यही तो समस्या है। क्योंकि आपके समय जब बोलने की बात आती तो हम धैर्य से सुनते हैं, आप चिल्लाना चालू करते हैं, जनता आपको बाहर कर देती है। अब पूर्व में भी आप जब पिछला चुनाव था विधानसभा का, आपके लोग ऐसे ही प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, जनता ने आईना दिखा दिया। अब आप धैर्य से सुन लीजिए। क्या 17 साल पूर्व में अक्षय कांतिबम कोई चुनाव लड़े थे? क्या उन्होंने कोई फॉर्म भरा था? और दूसरा, आपने कहा कि वो अपराधी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी किसी अपराधी को टिकट देने का कार्य करती है? इन तीनों चीजों के आप जवाब दे दीजिएगा, आपका जब समय आएगा तब जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात है कि देश के अंदर जो लोकतंत्र की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से आप अगर 52 से उठाकर देखेंगे तो ये पहला मौका नहीं है। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में लगभग 10 सांसद निर्विरोध चुने गए। उसके बाद में 1957 में लगभग दूसरे लोकसभा चुनाव में 11 सांसद जो है निर्विरोध चुने गए। उसके बाद में जो है यशवंतराव चौहान जी वो निर्विरोध चुने गए। उसके बाद में कांग्रेस के पीएम शहीद वे निर्विरोध चुने गए। उसके बाद में प्रेमला चौहान वे निर्विरोध चुने गए। उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर प्रेमव्यास जी, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि आपने कहा ये लोग निर्विरोध चुने गए हैं। ये निर्विरोध ऐसे चुने गए थे कि इनके सामने कोई प्रत्याशी उतरा ही नहीं था। इनमें से कुछ लोगों के सामने, कुछ लोगों ने फॉर्म वापस लेकर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी उस समय। ये निर्विरोध का वो तरीका अलग था। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 10 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं उठा पाई। हाँ। अब बताइए, वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है? वहां तो कांग्रेस ने सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करी है। कैंडिडेट ना उतार के भी तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हाँ। और दूसरा, मैंने जैसे बताया था कि 11 लोग निर्विरोध चुने, तो निश्चित रूप से सामने पार्टी से जो भी व्यक्ति होगा उसने समर्थन दे दिया। हाँ। और आज यही काम अक्षय कांतिबम कर रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के प्रति अग्रसर हो रहे हैं और अपने ही नेताओं के प्रति उनका विरोध है। आप बताइए, कमजोर और अपरिपक्व नेतृत्व के खिलाफ आज कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ छोड़ रहे हैं? ठीक है डॉक्टर प्रेमव्यास जी, वापस आता हूँ। रवि वर्मा जी, 3 सवाल पूछे हैं डॉक्टर प्रेमव्यास जी ने कि क्या जब प्रकरण दर्ज हुआ तब वो किसी दल के नेता थे, उनने फॉर्म भरा था? ये उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा रवि वर्मा जी। देखिए, चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना एक मामला रहता है, वो अपनी प्रक्रिया से चलता है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रकरण में चलते चुनाव में धारा बढ़ाई जाना, वही कॉलेजों की जांच शुरू कर देना, चलते चुनाव में ये सारी चीज इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता का भय और डर साफ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 8 लाख से जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो आप अगर 8 लाख से जीतने का लक्ष्य आपका पूरा होता तो आपको इस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों का अपहरण करके नहीं लेके जाना पड़ता। कांग्रेस प्रत्याशी अपनी खुद की मर्जी से अगर नामांकन वापस लेता तो इसको अपहरण नहीं किया जा सकता। ये सीधा सीधा अपहरण है। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी तक प्रत्याशी से किसी को बातचीत करने नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रवि वर्मा जी, खजुराहो में क्या हुआ फिर? देखिए, खजुराहो में कुछ गलतियों की वजह से नामांकन निरस्त हुआ है और हमने दूसरे कैंडिडेट को हमारा इंडिया गठबंधन का समर्थन दिया पूरे तरीके से। सूरत में, इंदौर में भी केंद्रीय नेतृत्व जल्द से जल्द अपना कैंडिडेट निर्धारित करके केंद्रीय नेतृत्व आप निर्दलीय को समर्थन देंगे। जैसा आपने कहा कि यहाँ अपहरण किया गया, तो लेकिन वहाँ खजुराहो में हमने देखा ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई, सूरत में हमने देखा ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आई, इंदौर में ही अपहरण की बात कर रहे हैं आप?
देखिए वहाँ फॉर्म रिजेक्ट हुए, यहाँ नामांकन वापस करवाया गया और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक विधायक, एक मंत्री अपनी गाड़ी में बैठाकर प्रत्याशी को लेके जा रहे हैं और अपना नामांकन वापस ठीक है रवि जी, वापस आता हूँ। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप कुछ कहना कहना चाहते, कम शब्दों में अपनी बात रखें डॉक्टर प्रेम व्यास जी। देखिए, पहले बता रहे कि वो हत्या का अपराधी है, दूसरी बार कह रहे कि वो अपहरण किया गया। तो अपहरण किया गया व्यक्ति मुस्कुराते हुए भाजपा कार्यालय में जाता है। हाँ। और पूर्व में कह रहे थे कि एक दिन जी, पहले आनंद रात जोशी भर जी, उसको आपके जो है प्रताड़ित करा। हाँ। तो रात भर प्रताड़ित करने के बाद सुबह उसको निला धुला के तैयार कर रहे प्रचार के लिए भेज दिया गया। हाँ। और मंडी में उन्होंने 3 घंटे प्रचार भी किया है। हाँ। अब ये किस तरह की बात करते हैं। और 3 घंटे के बाद में जो है, जब मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं, कैलाश जी को इसकी जानकारी नहीं, रमेश जी को जानकारी नहीं, वो स्वयं संपर्क करते हैं। हाँ। संपर्क करने के पश्चात मिलने जाते हैं और मिलने जाने के पश्चात वो भारतीय जनता पार्टी में आने का आग्रह करते हैं। चलिए। अब बताइए क्या ठीक है। अपहरण करा हुआ ठीक है, व्यक्ति ठीक है, ठीक है। गाड़ी में हंसते हुए बैठेगा? वापस आता हूँ आपके पास में। जोशी जी, आप कुछ कह रहे हैं, हेमंत जोशी जी। उनके ऊपर प्रेशर था। हाँ। कैंडिडेट कैसा भी हो, पार्टी ने उसको, गठबंधन ने उसको उम्मीदवार बनाया था तो वो सही था। हाँ। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था, वो मान लिया। हाँ। मेरा सबसे ज्यादा जो शिकायत वाला प्रॉब्लम है कि एक वायु सैनिक जिसका नाम है धर्मेंद्र सिंह झाला, हाँ। वो चुनाव लड़े, वो बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा नाम उसमें जो रिजेक्शन लिस्ट है उसमें कैसा आ गया, जबकि मैंने साइन ही नहीं किया। मैं फॉर्म वापस लेना नहीं चाहता हूं। हाँ। आज एक सेना के जिम्मेदार वायु सैनिक की जो कलेक्टर ऑफिस में जमीन पे नीचे धरने पे बैठा पूरा परिवार के ठीक है, साथ में। जोशी जी, ये आपका लोकतंत्र की आपका कौन सी समर्थन तस्वीर उनके है? साथ ये है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपका समर्थन उनके साथ है? समर्थन देखिए, अच्छा कैंडिडेट होगा। ठीक है। गठबंधन आपने चुनाव आयोग में आपने इसकी चुनाव आयोग में शिकायत की? देखिए, अभी तो चल रहा है प्रकरण, वो हाँ। खुद अधिकारी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं। हाँ। और वो वायु सैनिक जमीन पे धरने पे बैठा है। हाँ। एक वायु सैनिक की यदि इस तरह की दुर्गति हो रही है तो ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। चलिए ठीक है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चूंकि समय हो चुका है और अभी आदित्य उपाध्याय जी से मुझे मंतव्य लेना है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत कम शब्द में अपनी बात रखिएगा। अगर नामांकन भरने के दौरान कोई गड़बड़ी की होगी तो आप उसकी सेकंड कॉपी निकाल दीजिए, निश्चित रूप से उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए, बिल्कुल। जब 13 लोग लड़ रहे हैं तो 14वां भी लड़ सकता था। सही है, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं चूंकि अपनी प्रक्रिया चुनाव की। आदित्य उपाध्याय जी, अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर कि क्या अक्षय बम का कांग्रेस छोड़ना, नामांकन वापस लेना सोची समझी रणनीति थी ताकि कांग्रेस के पास समय ही नहीं रहे, क्योंकि अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचेगा इंदौर में? बिल्कुल सही बात है। ये तो निश्चित तौर पर सोची समझी रणनीति का जो है हिस्सा है और इसको कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। और लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जैसे अभी बात की गई थी कि पहले बहुत सारे नेता कई बार निर्विरोध चुने जाते थे, वो उनके योग्यता और उनकी छवि, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कई जगह उनके विरुद्ध जो है सशक्त विरोध उनका नहीं किया जाता था, चाहे वो किसी के भी पार्टी के रहे हो। मैंने ये बात पहले भी कही है कि किसी भी पार्टी के अच्छे लोग जो अपने विचार संसद में रख सकें, क्योंकि देश को दिशा देने वाला जो सदन है वो संसद है। संसद में अच्छे विद्वान लोग आना चाहिए, अच्छे लोग चुनकर जाना चाहिए। इस बात का ध्यान पहले हमारे लोकतंत्र में रखा जाता था और आज भी रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के मेरा ऐसा कहना नहीं है कि ये जो है अब बिल्कुल नहीं रखा जाता, लेकिन इन सब घटनाक्रम से ये जो धारणा है, इस धारणा पर आघात लगता है। बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की धारणा जो है वो आम मतदाता जो एक उम्मीद से इंतजार करता है कि सरकार को चुनेगा और सरकार चुनने में आम आदमी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, इस भावना को आहत लगता है। और जैसे कि खुद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संसद जो है, सदन जो है, वो लोकतंत्र का मंदिर है और उस मंदिर में जो लोग जाते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। तो यदि चयन करने का ही अधिकार जनता से छीन लिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र की स्वस्थता कैसे रहेगी और स्वस्थ लोकतंत्र की हम कैसे बात कर पाएंगे। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रवि परमार जी, हेमंत जोशी जी, आदित्य उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है बम के धमाके की। बम का धमाका तो हुआ है और इसकी गूंज भी बहुत दूर तक गई है। अब देखना होगा कि इसकी गूंज का जो गुंजायमान है वो कांग्रेस को कितना प्रभावित करता है और जो शंकर लालवानी हैं उनके लिए कितनी फायदेमंद होती है इस बम के धमाके की गूंज। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।